हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने का समय शुरू हो गया है और आईटीआर ई फाइलिंग पोर्टल पे आयकर विभाग ने दे भी दिया है। तो आज हम आपको आईटीआर 1 के बारे में बताएंगे कि कौन से पर्सन आईटीआर 1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आईटीआर 1 के लिए सर्वप्रथम ये ज़रूरी है कि एसएससी जो हमारा जो पर्सन है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, उसका स्टेटस इंडिविजुअल हो और वो इंडिया में रेजिडेंट हो और वो किसी भी कंपनी में एज डायरेक्टर सैलरी ना पा रहा हो और जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश ना किया हो और जिसके पास केवल एक हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे उस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो या लॉस हो, और साथ में ही वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसके पास कोई लॉस ना बच रहा हो और उसके अलावा इनकम और उसके पास में इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन या दोनों हो सकता है। अगर उसके पास सैलरी भी है, पेंशन भी है, तो वो आईटीआर 1 को यूज़ कर सकता है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं होना चाहिए। स्पेशल रेट का मतलब है जिस पे स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है, जैसे लॉटरी विनिंग्स है, रेस हार्सेस है और गेम शो की इनकम है। ऐसी ही जो इनकम्स हैं वो नहीं होना चाहिए। और जिसके पास एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, मतलब अगर उसके पास में 5,000 या उससे कम की एग्रीकल्चर इनकम है तो वो आईटीआर 1 का प्रयोग कर सकता है। और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से अधिक ना हो, जब 50 लाख तक हो तब भी वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है या उससे कम हो। और इसके अलावा और टोटल इनकम का मतलब ये नहीं है ग्रॉस इनकम से, मतलब वो इनकम जिसमें आप सारे डिडक्शंस, कटौतियाँ जो भी हैं वो घटाने के बाद जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आती है वो टोटल इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कही जाती है। और वही इनकम आपकी 50 लाख तक है तो आप आईटीआर 1 का प्रयोग कर सकते हैं। और अब आगे आपको हम इसमें ये बता देते हैं कि कौन लोग आईटीआर 1 का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो है कि वो एसएससी जो है वो नॉन रेजिडेंट अगर है तो वो आईटीआर 1 नहीं भर सकता है। अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है, आज डायरेक्टर्स को सैलरी मिल रही है तो भी आईटीआर 1 का यूज़ नहीं कर सकता है। जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है वो भी आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। और जिसके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। और जिसने चैप्टर 6 एक अंतर्गत कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जैसे अंडर सेक्शन 80 QQB का है या 80 RRB का है जो रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स से संबंधित है। और इसके अलावा अदर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक सेक्शन 57 आयकर इनकम टैक्स में है, उसके अंदर कोई खर्चे क्लेम ना कर रहा हो और इसके पास में ये फैमिली पेंशन अदर देन फैमिली पेंशन हो और जो सेक्शन 90 और 91 में रिलीफ ना कर रहा हो, मतलब वो भी सेक्शन 90 और 91 में अगर वो रिलीफ क्लेम करना चाहिए, ये डबल टैक्सेशन से संबंधित है तो वो भी आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। और इसके अलावा जिसके पास में कोई असेट है जो आउटसाइड इंडिया है वो भी जो आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। और जिसका जो आईटीआर का साइनिंग अथॉरिटी अगर वो आउट ऑफ इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है तो वो भी आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके अलावा जिसके पास में एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो भी आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। और जिसके पास में कैपिटल गेंस से इनकम है वो भी आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। और जिसके पास में डिविडेंड इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है वो भी आईटीआर 1 का प्रयोग नहीं कर सकता है। और जिसके पास में अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनकम का मतलब वो इनकम जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सकें, जैसे फॉर एग्जांपल है कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही जो इनकम है जो कि 60% के टैक्स रेट से जो है चार्ज की जाती हैं
तो वो भी इस ITR 1 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जिसका इनकम का सोर्स जो है वो आउटसाइड इंडिया है, वो भी ITR 1 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप ITR 1 के बारे में समझ गए होंगे कि आपको ITR 1 का प्रयोग कब करना है। क्योंकि अगर आपने गलत ITR में अपना डिटेल्स विवरण जो है, अपने आय का विवरण वगैरह दाखिल कर दिया है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस आ जाएगी। फिर बाद में आपको उसमें आप परेशानी में पड़ सकते हैं और अपने ITR को बाद में आपको रिवाइज भी करना पड़ सकता है। तो हाँ फ्रेंड्स, ITR 1 के बारे में आप थोड़ा और आपको बताते हैं कि ITR 1 अब तो E-फाइलिंग लगभग सभी ITR में कंपलसरी हो गई है। लेकिन ITR 1 में जिनकी सैलरी या पेंशन या ब्याज से इनकम है, तो और वो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब जिनकी एज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 80 या उससे अधिक वर्ष हो गई है, तो वो और इनकी इनकम 5 लाख से कम है, तो वो अपना ITR जो है वो आयकर विभाग में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर रिफ़ंड का केस है तो उनको ITR E-फाइलिंग ही करना पड़ेगा। और E-फाइलिंग के लिए आपको जैसे मालूम है कि अब E-फाइलिंग करने के लिए आपका पैन रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो आप फाइलिंग पासवर्ड बनाए हुए हैं उसके माध्यम से आप E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके ही ITR फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी आपको बता दें कि इस बार असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आयकर ITR फाइल करने की ड्यू डेट्स को आयकर विभाग ने बढ़ा दिया है। ये ड्यू डेट्स पहले 31 जुलाई थी, लेकिन अब ये बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो है ये सब आगे इसकी ड्यू डेट्स बढ़ाई गई है जो है, इसलिए अभी इसके लिए पर्याप्त समय है। फ्रेंड्स, इस वर्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR में लगभग सभी ITR में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं। तो मैं ITR 1 में आपको जो आयकर विभाग ने महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला चेंज किया है इसमें, अगर आप लोग ITR चूँकि हर साल फाइल करते होंगे, तो इसमें पार्ट ए में जहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो है जो कैटेगरीज पहले थी उसको इन्होंने जो है बाइफिकेट कर दिया है। जैसे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स और अदर्स, इन्होंने इसको 5 भागों में उसको डिवाइड कर दिया है। इस बात में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, या अपना ITR कैटेगरी उसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत भरेंगे जो। दूसरा, इन्होंने इसमें एक नया एडिशन कर दिया हुआ है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का कर दिया हुआ है। इसमें कि अगर इन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो भी आपको ITR जो है वो फाइल करना है, और ये आपको उसमें अपने ITR में शो करना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण बदलाव में ये इस बार आयकर विभाग ने किया हुआ है कि अगर आपकी इनकम बेसिक जनरल लिमिट से कम है और आप ITR सेक्शन 139 के अंतर्गत फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, तो भी आपको ITR फाइल करना होगा यदि आपने जो है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो है अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया हो, या नंबर 2 जो है आपने कोई फॉरेन कंट्री में आपने ट्रैवल किया हो, या किसी के ट्रैवल के लिए आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा आपने इसका खर्चा किया हो, तब भी आपको ITR फाइल करना होगा। और या आपने जो है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूरे वित्तीय वर्ष में आपने 1 लाख रुपये से ज़्यादा बिजली का बिल का भुगतान किया है, तो भी आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है। इस बात से इन्होंने इसमें नया प्रावधान ला दिया है, जो कि इससे पहले नहीं था। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो है एक इन्होंने डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कोविड-19 के कारण जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो समय सीमा 31 मार्च थी उसको उन्होंने बढ़ा करके 30 जून 2020 तक कर दिया था, कि जो लोग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक कोविड-19 के कारण नहीं कर पाए हैं और वो अपना इन्वेस्टमेंट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए करना चाहते हैं, तो वे 30 जून 2020 तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसका तो क्लेम वो अपने ITR में असेसमेंट 2020-21 के लिए उनको दिया जाएगा।
इसके लिए जो है उन्होंने ITR 1 में एक शेड्यूल DI ऐड किया हुआ जोड़ा हुआ है, जिसमें इसका विवरण आपको देना होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट 31 मार्च के बाद और 30 जून 2020 के बीच किया हुआ है, तो वो किस फाइनेंशियल ईयर में आप इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चेंज और किया है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड्स के लिए किया है। कि पहले होता था कि आपका अगर रिफ़ंड है तो आप किसी भी एक खाते के में रिफ़ंड का अमाउंट क्रेडिट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो है इन्होंने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अलाउ कर दिया है कि आप जो है किसी भी बैंक अकाउंट में अपना रिफ़ंड का अमाउंट आप क्रेडिट करने के लिए उसमें ऑप्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ ITR 1 के बारे में थी कि किन को जो है ITR 1 में अपना इनकम का डिटेल भरना है और किन को नहीं भरना है। तो इसलिए सही ITR का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है, जितना कि ज़रूरी आपको ITR फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, इस ऑडियो में इतना ही। आगे और भी हम आपको इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे अपने अगले ऑडियो में। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी होगी और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी।